मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और बात करेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 33वें या फिर 34वें लेक्चर के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए वीडियो पर चलते हैं। आज का चैप्टर क्या है हमारा? आंग्ल प्राच्य विवाद। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का आई थिंक आप लोगों का सेशन खत्म ही होने वाला है। 2 से 3 वीडियो और आएंगे और पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों की कवर कर दूंगा। इसके पहले जितने भी वीडियोस दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाइए उन्हें देखिए और अपना नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। यदि आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे सेशन का पीडीएफ आपको मिल सके तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दी गई। आप लोग उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आप लोगों को सभी कंटेंट के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। पहले हम लोग थोड़ा भूमिका तैयार करते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था। मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियोस में भी। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, ब्रिटिशर्स हम पर शासन कर रहे थे, एक तरह से हमें गुलाम बनाए हुए थे। तो हमारे बीच से ही कुछ हमारे पूर्वज निकले, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और धीरे धीरे चलकर उनमें भी राजनीतिक चेतना का विकास हो जाता है कि ये ब्रिटिशर्स हम पे शासन कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित करें, स्वयं अपना कानून बनाएं, स्वयं का संविधान बनाएं और इन ब्रिटिशर्स को भारतवर्ष से बाहर खदेड़ दिया जाए। तो उसी चेतना के विकास में क्या होता है, लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर होते हैं। जी हाँ, तो उस समय भारत में 2 तरह की शिक्षाएं चल रही थी, एक की उपेक्षा हो रही थी और एक की तारीफ हो रही थी। तारीफ किसकी हो रही थी? वो पाश्चात्य शिक्षा थी हमारी। पता है कहाँ की? जो पश्चिम की तरफ से आई हुई थी, यूरोप से आई हुई थी, जिसे आप लोग आंग्ल शिक्षा बोलते हैं। इंग्लिश में शिक्षाएं दी जाती थी, ईसाई धर्म को प्रमोट किया जाता था। हमारे यहाँ के सभी धर्मों के कुप्रथाओं को बाहर करके अच्छाइयों को छिपाया गया, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाए, अंग्रेजी का विकास किया जाए। तो उसी समय हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी प्राच्य शिक्षा पर विश्वास रखते थे, साहित्यिक शिक्षाओं पर विश्वास रखते थे, पुराणों पर, ग्रंथों पर। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग गुट बनाया। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिशर्स हम पे शासन कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है और शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो 2 गुट तैयार हो जाते हैं, एक आंग्ल शिक्षा या फिर आंग्ल विद्या का गुट और एक तैयार हो जाता है हमारा प्राच्य शिक्षा का गुट। प्राच्य शिक्षा का मतलब आपने क्या समझा? जो हमारी पुरानी शिक्षा थी, प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन शिक्षाएं थी, वेदों पुराणों की शिक्षाएं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों में विवाद खड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, आपस में लड़ाइयां होंगी। तो ब्रिटिशर्स में, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, यूं कहें कि आंग्ल शिक्षाविदों में, और हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो यहाँ के नागरिक हुआ करते थे हमारे भारतवर्ष के, उन्होंने प्राच्य शिक्षा पर जोर दिया, संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश की। तो दोनों में विवाद होता है, उसी विवाद को हम समझेंगे, मेंस का इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आइए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इसका बैकग्राउंड। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है? लोक शिक्षा समिति का विभाजन होता है। यह टाइम पीरियड तब का है जब भारतवर्ष में एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है और उसी लोक शिक्षा समिति के माध्यम से 2 गुट बनते हैं। उसमें कुल 10 मेंबर थे, 10 मेंबर थे, 10 सदस्य थे, 5-5 विभाजित हो गए। 5 सदस्य चले गए किसमें? आंग्ल शिक्षाविदों के साथ, और 5 सदस्य जो है वो चले गए प्राच्य शिक्षकों के साथ या फिर प्राच्य विद्वानों के साथ। ठीक है, जो भारत की शिक्षा को प्रमोट कर रहे थे। प्राच्य शिक्षा के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसी समिति के जो सचिव हुआ करते थे, एच.टी. प्रिंसेप। याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और इन्हें समर्थन किसने दिया? उसी समिति के जो मंत्री थे, एच.एच. विल्सन। एच.एच. विल्सन और एच.टी. प्रिंसेप ने मिलकर प्राच्य शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात की। आगे बढ़ते हैं। और इनका मानना क्या था कि परंपरागत भारतीय शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि उस समय क्या हो रहा था, शिक्षा को बढ़ाया जा रहा था, उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, लोगों का विकास किया जा रहा था, डेवलपमेंट किया जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हो तो रही हैं, यदि आप स्थानीय भाषाओं में इसका ज्ञान देंगे। स्थानीय भाषा की यदि मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन सी थी? संस्कृत थी, अरबी और फारसी। आप कहेंगे अरबी और फारसी तो विदेश की लैंग्वेज है, यूरोप की है, खाड़ी देश की लैंग्वेज है। जी हाँ, लेकिन उस समय यहाँ पर ये बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, लोग इसे बोला करते थे। तो प्राच्य शिक्षाविद कहते थे कि जो हमारी पुरानी भाषा है, पुरानी परंपरा है, उसे प्रमोट के लोग करके हम लोगों को शिक्षित करेंगे और आगे चल के हम क्या करेंगे, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जहां पर लोकतंत्र चलेगा। इस तरह की भावनाएं उनमें व्याप्त होती हैं। ठीक,
तो ये क्या कर रहे थे, परंपरागत भारतीय शिक्षाओं को बढ़ावा दे रहे थे और इनका मानना था कि आधुनिक युग की जो उपलब्धियां हैं वो सब वेदों में पहले से ही वर्णित कर दी गई हैं, हमें समझने और उसकी व्याख्या करने की जरूरत है। आप ये जो नए नई खोज कर रहे हो, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें हमारे वेदों और उपनिषदों में लिख दी गई हैं, हमारे ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा। आप उन्हें पढ़िए और समझने की कोशिश करिए तो आपको नई चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा इनका मानना था। अब हम लोग चलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद पर, ठीक है ना, सॉरी आंग्ल शिक्षा पर चलते हैं या फिर आंग्ल विद्या पर। आंग्ल शिक्षा जिसे आप आंग्ल या फिर पाश्चात्य भी बोलते हैं, ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया, मुनरो ने। नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा, तथा एलिफिंस्टन ने इनका समर्थन किया। मुनरो तथा एलिफिंस्टन ने मिलकर इस पाश्चात्य शिक्षा को या फिर आंग्ल शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश की, इनको समर्थन दिया लॉर्ड मैकाले ने। ठीक, प्राच्य शिक्षा को मरणासन्न बताया। इन्होंने कहा कि ये जो प्राच्य शिक्षा है, चाहे संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, ये पूरी तरह से मरणासन्न है, ये खत्म हो चुकी है और इसके माध्यम से हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था। किनका, जो आंग्ल या फिर पाश्चात्य शिक्षा को मानने वाले विद्वान थे। इनका मानना था कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत साहित्य में रूढ़िवादी विचारधारा, मतलब रेडिकल चीजें उसमें लिखी गई हैं, नई चीजें नहीं लिखी गई हैं, नई चीजें हमें नहीं मिल सकती यदि हम अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए इन सभी लैंग्वेज को समाप्त कर देना चाहिए, यूरोपीय सभ्यता पर चलिए और जितने भी लिटरेचर इंग्लिश में है उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए। यूरोप की शिक्षा, यूरोप की तकनीकी, यूरोप का प्रभाव सब कुछ साथ में लेकर चलेंगे तो भारतवर्ष का विकास होगा, ऐसा इनका मानना था। किनका, जो आंग्ल या फिर पाश्चात्य शिक्षा को प्रमोट करने वाले लोग थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बढ़ती हुई उग्रता को देखते हुए, उग्रता कैसे बढ़ी कि आंग्ल शिक्षा और प्राच्य शिक्षा दोनों के जो समर्थक थे आपस में भिड़ने लग गए, उग्रता का रूप ले लिया, विवाद होने वाला था। तो बढ़ती उग्रता को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल, याद रखिएगा गवर्नर जनरल पूछा गया है प्रीलिम्स में आपसे, ठीक है, कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था आंग्ल प्राच्य विवाद के समय, तो वो था विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो गवर्नर जनरल है ना, वही धीरे धीरे आकर आज राष्ट्रपति का क्या ले चुका है, पद ले चुका है, राष्ट्रपति का रूप ले चुका है। तो जैसे इस समय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए उस समय काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है ना, तो उसमें सभी विभाग के लोग बैठते थे। तो इसी तरह से ये जो विलियम वेंटिक था, इसकी काउंसिल थी, उसमें एक बंदा था विधि सदस्य जिसे कहा जाता था, लॉ का वह मेंबर था, उसका नाम क्या था, मैकाले। इसने क्या किया, मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया। जो लोक शिक्षा समिति विभाजित हो रही थी उसका हेड नियुक्त कर दिया और उससे बोला कि भाषा संबंधी जो विवाद चल रहा है इस पर आप अपना विवरण प्रस्तुत करें। विवरण पत्र इनसे उसने मांगा, किसने, विलियम बेंटिक ने। किससे मांगा, मैकाले से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 1935 को मैकाले ने आंग्ल दल को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया। जायज सी बात है कि जो व्यक्ति जिस चीज को प्रमोट कर रहा है उसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है तो उसे ही प्रमोट करेगा, सत्ता भी उन्हीं की है, तो कहीं से कहीं उम्मीद नहीं लगाई गई कि प्राच्य शिक्षा के साथ जाएगा। तो मैकाले ने आंग्ल शिक्षा को समर्थन दे दिया। कब, 2 फरवरी 1935 को। और इसने कुछ कहा, वो याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा गया है कि यह वाक्य किसने कहा है। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य के अत्यधिक मूल्यवान है। मतलब कि यूरोप की जो शिक्षा है वहां की एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय का एक कक्ष भी ना पूरे भारतवर्ष की संस्कृत, जो संस्कृत भाषा थी उसके साहित्य पर और साथ ही साथ अरबी और फारसी, इन सभी साहित्यों को मिला दिया जाए तब भी यूरोप के पुस्तकालय की केवल एक लाइब्रेरी, एक अलमारी इससे ज्यादा है, ऐसा इसने कहा था। किसने, मैकाले ने। यह प्रीलिम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि यह वाक्य किसने कहा था। ठीक, आगे चल के मैकाले ने क्या कहा, वो चाहता था काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था जो मानसिक रूप से अंग्रेज हों। देखिए इसका भी लॉजिक मैं आपको बताता हूं, पिछले वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था। मैकाले का जो दायित्व था, मैकाले की जो चेष्टाएं थी और उसके पाने की जो इच्छाएं थी वो इस तरह से थी कि हम देखिए भारत में कंपनी का शासन चल रहा है, अब संसद के अधीन हो गई है, पूरा का पूरा भारतवर्ष ब्रिटेन की संसद के द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नर जनरल उसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, यहाँ का हेड माना जा रहा है। तो बहुत सारे कार्य हैं
बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, कृषि करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, तो उसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता होगी, मजदूरों की भी आवश्यकता होगी। तो जो मजदूर हैं वो तो अनपढ़ भारतीय ही उसमें काम कर लेंगे, लेकिन अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए, जैसे कि मैनेजर का पोस्ट हो गया, मैनेजमेंट करने की चीजें हो गई, उसके लिए पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता थी। और इतनी ज्यादा मात्रा में व्यक्ति वह ब्रिटेन से ला नहीं सकते थे, तो मैकाले ने क्या कहा, इसने शिक्षा देनी शुरू की। इसने कहा कि भारतीयों को शिक्षा दी जाए, लेकिन सीमित मात्रा में दी जाए, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए, जिसमें यहां मैं आपको बताऊंगा शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसके माध्यम से उसने क्या किया कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि हम बाहर से लोग नहीं लाएंगे, हम ऐसा करेंगे कि भारत के ही लोगों को इस तरह से शिक्षा देंगे कि ये फिजिकली तौर पर और देखने में तो भारतीय लगेंगे, लेकिन मेंटली तौर पे ये ब्रिटिशर्स हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक नया दल मैं तैयार कर लूंगा, जो भारतीय होते हुए भी हमारे लिए वफादार होंगे। तो वही वाक्य यहां पर है, प्रीलिम्स में पूछा गया है, पीसीएस के भी और यूपीएससी के भी, कि काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। कौन? तो वो चाहता था मैकाले। काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो मानसिक रूप से अंग्रेज हों और फिजिकली तौर पे वह भारतीय हों, ऐसा इसने कहा, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी, ब्रिटिशर्स की नीतियों को समझाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके साथ वफादार रहेंगे। और विलियम वेंटिक जो उस समय का गवर्नर जनरल था, इसने मैकाले की इस नीति को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। शिक्षा संबंधी का जो पूरा खर्च था यूरोपीय साहित्य पर करने की इसने बात की। आपको मैंने बताया था 1813 में ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश करते हैं। 1813 का जो एक्ट लाया गया था, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि कंपनी का भारत के व्यापार पर पूरा का पूरा एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है, केवल चाय और चीनी के व्यापार पर उसका अधिकार छोड़ा जाता है। चीनी मतलब चीन के जो व्यक्ति हैं, चीनी शुगर नहीं, चीन के साथ जो व्यापार करती थी कंपनी उस पर, और चाय का जो व्यापार भारत के साथ कंपनी करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस 2 पर उसका स्वामित्व रहने दिया, और बाकी अन्य व्यापार में सभी ब्रिटेन की कंपनियों को यहां पर लाया गया था। ठीक, पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ था, 1813 में ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दे दिया गया था कि वो भारत में जाएं, ईसाई धर्म को प्रमोट करें। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था कि इन्होंने देखा कि भारतीय लोग भी जागरूक हो रहे हैं, तो इन्हें शिक्षित करने के लिए लाख रुपए खर्च करने की भी बात की गई। ये 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा राशि नहीं थी, और ये बाहर से भी नहीं ला रहे थे, हमें और आपसे टैक्स लेकर हम पे खर्च करने की बात कर रहे थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने खर्च किया। तो 1813 का एक्ट याद रखिएगा। 3 महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी? पहली चीज है कंपनी का एक अधिकार समाप्त होता है, चाय और चीन के साथ व्यापार पर उसका अधिकार रहता है। दूसरी चीज क्या निकल के आई, मैंने अभी आप लोगों को बताया, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तीसरी चीज निकल के आई कि भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। ठीक, और इसने क्या किया कि सारा का सारा खर्च, वो जो 1 लाख रुपए था, यूरोपीय साहित्य को पढ़ाने पर करने की बात की। किसने? विलियम वेंटिक ने। स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश कर दिया गया, हिंदी संस्कृत सब कुछ हटा दी गई, जो भी हमारी स्थानीय लैंग्वेज थी सब हटा दी गई, इंग्लिश में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा देने लगे। और इसका उद्देश्य क्या था? उच्च वर्ग को अंग्रेजी की शिक्षा देना, जिससे कि यहाँ से निकल के लोग क्या करें, हमारे साथ जुड़ते रहें। जैसे देसी रियासतें उस समय थी, वही उच्च वर्ग हुआ करता था, तो वो हमसे जुड़े, अंग्रेजी के महत्व को समझे और धीरे धीरे उन्हें वेस्टर्न बनाने की कोशिश की जाए। तभी आता है शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि शिक्षा सिर्फ समाज के उच्च वर्ग को दी जाए। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो मतलब यह है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने की बात की जाए, और जो शिक्षा है छोटे तबके के लोगों तक, जो वर्कर के रूप में हैं, उन तक इनसे क्षण क्षण के शिक्षा पहुंचेगी। मतलब कि इनके पढ़ने के बाद धीरे धीरे पहुंचेगी, तो ज्यादा शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम भारतवर्ष को सही तरीके से लूट लेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया, यदि कहीं भी आपको शासन करना है, किसी को भी नियंत्रण में लेना है, तो सबसे पहले वहां की शिक्षा पर कब्जा कर लेते हैं लोग। ठीक है ना, लोगों को अशिक्षित कर देंगे, तो जब लोगों में शिक्षा ही नहीं होगी, अपने राइट्स को ही नहीं समझेंगे, अधिकार को ही नहीं जानेंगे, तो विरोध नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने इस तरह से कुठाराघात किया हमारे ऊपर, और जनसाधारण तक पहुंचने में शिक्षा को समय लगेगा, और यह नीति पूर्णतः असफल रही। इसका कारण क्या रहा? उन्होंने सोचा कि हम जिन लोगों को शिक्षा देंगे वो आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, कंपनी को चलाते रहेंगे, हमारा व्यापार करेंगे। लेकिन इनके साथ हुआ क्या? लोगों में राष्ट्रभक्ति पूरी तरह से पनप चुकी थी, उसका बीजारोपण हो चुका था। तो प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति पद प्राप्ति के बाद सदैव ही कर्तव्य विमुख रहा। मतलब जिस चीज के लिए उसे नियुक्त किया गया वो काम करता ही नहीं था एक भारतीय। ठीक है ना, जिसके लिए इन्होंने ये सारे
टेंटरम किए हुए थे। देशी विद्यालयों की अवहेलना हुई, सार्वजनिक शिक्षा के कार्यों को क्षति पहुंची, क्योंकि उस समय भी कुछ हमारे महापुरुष लोग थे जो देसी भाषाओं में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, उससे क्षति पहुंची। लेकिन सबसे बड़ा यदि मैं ब्रिटिशर्स की हार और अपनी जीत उस समय मानूं, भारतीयों की जीत मानूं, तो यही था कि जो लोग शिक्षित हुए वो उनसे विमुख हो गए। शिक्षित हुए, अच्छे पदों पर गए, लेकिन गवर्नमेंट के प्रति वो ईमानदार नहीं रहे, वो जनता के प्रति ईमानदार रहे, भारत राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहे, उन्हें एक विदेशी के तौर पर ही देखते रहे। तो इस तरह से आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद जो था हम लोगों ने आज कवर किया। कल हम लोग हंटर कमीशन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि वीडियो पसंद आया है, और इसी तरह से जुड़े रहिए। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को पूरी की पूरी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके सभी क्लासेस की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह प्रिपरेशन करते रहें।